अमेरिका का करारा जवाब, क्योंकि अमेरिका ने जवाब दे दिया है और अमेरिका के डेडलाइन से 24 घंटे पहले ही अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। तालिबान ने 31 अगस्त की तारीख तक का वक्त दिया था, लेकिन अमेरिकी सेना पहले ही अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मिशन सफल रहा है। बाइडेन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने जो कार्य किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। हमने तालिबान की मौजूदगी के बावजूद जो लोग वहां से निकालना चाहते थे उनको वहां से निकाला भी है और हमने 1 लाख लोगों को निकाला है। इस दौरान काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई। तालिबान की सीजफायर पर मजबूर भी उसे किया गया है और उन्होंने ये दावा भी किया है कि हमने वहां से 1,25,000 से अधिक लोगों को निकाल लिया है। बाइडेन ने कहा कि हम अफगान गठबंधन के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे और अब तालिबान के पास अफगानिस्तान की सत्ता है। वहां अब हजारों लोगों को नहीं भेजा जा सकता। अफगानिस्तान की जमीन का हमारे या किसी और देश के खिलाफ आतंकियों के लिए जमीन का इस्तेमाल न किया जाए। हम इस दुनिया को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सोमालिया और अन्य देशों की स्थिति आपने देखी है। उन्होंने अफगानिस्तान से निकलने की रणनीति का हिस्सा बताया और कहा कि अमेरिकी सैन्य टुकड़ी के बिना वो अपने आप को मजबूत बनाने में कैसे सक्षम होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं एक तरफ जहां अमेरिका अपने मिशन को कामयाब बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान यहां अपने विरोधियों को चुन चुन कर मार रहा है और अभी कल ही अमेरिका ने एक शख्स को हेलीकॉप्टर से फांसी देकर पूरे शहर में घुमाया और लोगों को यह बताने की कोशिश की कि जो लोग तालिबान के खिलाफ आवाज उठाएंगे उसका यही हश्र होगा। फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता कब थमेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तस्वीरें आपको वो भी दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिकी मददगार है वो शख्स जिसको पहले फांसी दी गई और उसके बाद हेलीकॉप्टर से पूरे तरीके से पूरे शहर में घुमाया गया ताकि तालिबान की दहशत एक बार फिर से कायम हो सके। My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. I'm the 4th president who has faced the issue of whether and when to end this war. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, I've honored that commitment. It was time to be honest with the American people again. We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. After more than $2 trillion spent in Afghanistan, a cost that researchers at Brown University estimated would be over $300 million a day for 20 years in Afghanistan, for 2 decades. तस्वीरें जहां पर अमेरिकी मददगार को इस तरीके से फांसी दी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये फांसी दिया शख्स है जिसको पूरे शहर में, पूरे अफगानिस्तान में घुमाया गया ताकि अपनी दहशत तालिबान कायम कर सके। और इसी के साथ अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से निकलना हमारा सबसे अच्छा फैसला था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की हम मदद करते रहेंगे। आज भी अगर कोई अफगानिस्तान से निकलना चाहता है तो उसको निकालने का प्रयास भी हम करते रहेंगे और गठबंधन के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, ये भी जो बाइडेन ने कहा। जो लोग वहां से निकलना चाहते हैं हम उन्हें जरूर निकाल कर लाएंगे। जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जो हालात हैं वो और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म जो है वो तालिबान कर रहा है और अमेरिकी मददगार की जिस तरीके से हत्या की गई है वो काफी शर्मनाक और काफी निंदनीय कृत्य अब तालिबान द्वारा किया गया है। और ये कृत्य कर तालिबान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उसकी फितरत नहीं बदली है। तालिबान 2.0 जो पहले क्रूरता थी उससे ज्यादा क्रूर होकर एक बार फिर से लौटा है।
तो तालिबान जिस तरीके से क्रूर होता जा रहा है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ दीपचंद जी मौजूद हैं, करगिल योद्धा और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। इसी के साथ हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी दीपचंद जी। देखिए, आप खुद एक योद्धा हैं और योद्धा के तौर पर योद्धा की क्या भूमिका रहती है अपने देश को बचाने में, वो आप बखूबी जानते हैं। और लेकिन अमेरिका की जो रणनीति अमेरिका ने जो किया इस समय, वहां अफगानिस्तान को जो 20 सालों से वो रक्षा देता रहा, सुरक्षा देता रहा, उसके बाद जिस तरीके से निकला और अब जो वहां के हालात हैं उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, क्या देखते हैं आप इस समय अफगानिस्तान के हालातों पर? मैम, सबसे पहले तो जय हिंद। अमेरिका का जो अफगानिस्तान के साथ जो व्यवहार है अभी, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है जी। इसमें जो मैं एक सैनिक होने के नाते मेरा जो पर्सनल अनुभव यही है कि इसके ऊपर है ना, एक अमेरिका की बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा जो देश है वो ऐसे ही हथियार नहीं डाल सकता। उसके पीछे का जो रणनीति है, जो हम लोग सेना के अंदर एक चीजें सिखाई जाती है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि ऐसे ऐसे कौन से तालिबानी नेता है या कौन कौन देश इनका साथ दे रहा है, वो इनको आगे लेके आना चाहता है कि एक बार इनका राज आ जाए और कौन देश इनकी सपोर्ट कर रहा है तालिबानियों की, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक तो ये कहानी हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा जो देश है विश्व के अंदर, वो ऐसे नॉर्मल हथियार नहीं डाल सकता। इसके पीछे बहुत कुछ साजिश चल रही है। ये हमें एक चीज को सोचना चाहिए, जो विश्व शक्ति है वो ऐसे धराशायी नहीं हो सकती। इसके पीछे का जो षड्यंत्र है, सबसे पहला षड्यंत्र यही है कि भाई इनके कौन कौन मुखिया कौन कौन है तालिबान के, ताकि इनके आका कौन कौन है ये आगे आए, इनकी पहचान हो सके। जैसे अभी पाकिस्तान है या ईरान, जो भी इनका शुभचिंतक है उसका भी पता चल सके कि भाई इनके साथ में माहिती कौन है इनका। तो इसके पीछे एक चाल तो ये भी है मैम। नहीं तो आप ये सोचिए कि 56 कंट्रीज हैं, कोई भी क्यों नहीं लेना चाहता है। तो इसके पीछे एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। अमेरिका को हम एक साइड से भी देख रहे हैं, लेकिन उनके मन की जो चाल है उसको नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैं एक सैनिक होने के नाते मेरा यही एक पर्सनल विचार है कि इसके पीछे बहुत बड़ी ये साजिश है कि भाई उनको सामने लेके आना चाहिए पूरे विश्व को, ताकि एक बार ही तालिबानियों का सर्वनाश हो सके। ठीक है, दिलीप जी आपके पास आना चाहूंगी। राजनीतिक विश्लेषक होने के तौर पर आप किस तरीके से ये चीजें देखते हैं? तालिबान जब से 2.0 तालिबान आया है तब से वो ये चीज साफ करता आया है कि तालिबान बदल चुका है। हर एक शख्स कहता है कि तालिबान बदल चुका है, वो इतना क्रूर नहीं है। लेकिन कल का जो दृश्य देखने को मिला, कल का जो घटनाक्रम रहा, एक अमेरिकी मददगार को इस तरीके से हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दी गई और इतना ही नहीं, उसको पूरे अफगानिस्तान में इस तरीके से घुमाया गया ताकि उसकी दहशत फैल सके। आखिर कैसे हम तालिबान 2.0 पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते मुस्कान, आपने ठीक कहा। देखिए, तालिबान की जब शुरुआत हुई थी वो भी इसी ग्राउंड पर हुई थी कि वो जो अफगानिस्तान में कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए वो एक मुहिम चलाएंगे, और वो एक संगठन के रूप में उभर के आया था। शुरुआत में अफगान के लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई वैसे वैसे उसने इस्लामिक कट्टरपंथ को वहाँ लागू करना शुरू कर दिया। लड़कियों को स्कूल जाना मना कर दिया, औरतों को पूरे तरीके से ढका होना चाहिए, आदमियों को दाढ़ी होनी चाहिए। तो उसने इस्लाम का जो कट्टरपंथ है वो वहाँ इस्टेब्लिश करना शुरू किया, और धीरे धीरे देखिए 2004 में पाकिस्तान के छोटी सी जगह से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज वो पूरे दुनिया में आतंक का माहौल बना के बैठा हुआ है। अमेरिका का जो रवैया है उसके पीछे दो नजरिए हो सकते हैं। अमेरिका को हम वर्ल्ड पावर कहते हैं आज की डेट में, और वर्ल्ड पावर बनने के लिए एक ही चीज जरूरी है कि आपकी सामर्थ्य कितनी है, आपकी फाइनेंशियल बेस कितना है। और फाइनेंशियल बेस बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि आपके यहाँ रेवेन्यू कितना आ रहा है। तो अमेरिका की जो सरकार है वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचती है, वो नफा और नुकसान दोनों चीजों को देखती है कि कहाँ पर क्या करने में कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि 2001 में करीब 1 लाख से ऊपर जी संपर्क उनसे टूट गया है, जोड़ने की कोशिश करेंगे।
जी, दीपचंद जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। दिलीप जी का संपर्क तो हमसे टूट गया है, एक बार उनको फिर से जोड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की रणनीति है, वो खुद ये बात बता रहे थे कि अमेरिका जो है वो वाकई एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है। अब जिस तरीके से हमने जाकर काबुल में या फिर अफगानिस्तान में इस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का हमने जो खर्च किया, उसका क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान में अब के हालात हैं, उससे साफ है कि अमेरिका को अब अपनी कोई रणनीति अपनानी होगी। और सबसे बड़ी बात कि भारत का इस पर क्या कदम होगा। चलिए अब फिर से बात एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं। अफगानिस्तान, तालिबान और अमेरिका किस तरीके से ये तीनों जुड़े हुए हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और आगे रणनीति क्या हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। दिलीप जी आपके पास ही आना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी करें, आपकी बात बीच में रुक गई थी सर। मैं ये कह रहा था मुस्कान कि आज की डेट में अमेरिका अगर वर्ल्ड पावर है तो वर्ल्ड पावर बनने के लिए जरूरी है कि उसकी फाइनेंशियल सामर्थ्य कितनी, और वो फाइनेंशियल सामर्थ्य के लिए जरूरी है कि उसके पास पैसा आता रहे। तो अमेरिका की सरकार एक बिजनेसमैन की तरह सोचती है कि किस काम को करने में उसको क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। आप देखिए 2001 में लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिक अफगान में हुआ करते थे और 2020 आते आते ये सैनिक 4000 मात्र रह गए। और जो एस्टिमेशन आ रहा है कि 2001 से लेकर के 2020 तक अमेरिका ने लगभग 822 अरब डॉलर खर्च किए हैं अफगान पर सेना को रखने के लिए। तो ये एक अमेरिका की ट्रेजरी पर बड़ा भारी नुकसान है। और आज की डेट में जो तनाव की स्थिति बनी है, तनाव की स्थिति में अफगानिस्तान के खिलाफ तालिबान को रसिया भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान का सपोर्ट तो रहता ही रहता है। तो इस स्थिति में अगर अमेरिका बहुत ज्यादा फोर्सफुली अपने आप को वहां स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा तो ये एक बड़े युद्ध की स्थिति को अंजाम दे सकता है। और इस स्थिति में अमेरिका को भारी नुकसान भी हो सकता है। और अमेरिका कभी लड़ना नहीं चाहता है। आप देखिए अमेरिका एक कूटनीति की तरीके से अपने आप को सर्वोपरि भी रखना चाहता है, लेकिन कभी युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होने देता है। उसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उसने अपने आप को यहाँ से विड्रॉ करने की स्थिति है। जब धीरे धीरे सामान्य स्थिति होगी, जैसा कि अभी दीपचंद जी भी कह रहे थे कि इसके करने से उसको डबल फायदा है। पहला, उसका फाइनेंशियल जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, एक तनाव की स्थिति से बाहर आ जाएगा, अपने आप को विड्रॉल कर देने से तालिबान की नजर में वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और इसी बहाने उसको ये भी पता चल जाएगा कि तालिबान को एक्चुअल में सपोर्ट कौन कौन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका टाइम टू टाइम इस आतंकवाद के खिलाफ हमले करता रहता है। उसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारा, बहुत सारे आतंकी गतिविधियों को रोका, संगठनों को खत्म किया। तो अमेरिका के विड्रॉल का ये मतलब नहीं है कि ये परमानेंट विड्रॉल है, ये एक टाइम बिंग कूटनीतिक रणनीति इसको हम अमेरिका की कहते हैं। कूटनीति कह सकते हैं इसको। लेकिन दिलीप जी ये समझना भी काफी अहम है, क्योंकि देखिए भारत की आगे क्या कूटनीति होगी, भारत किस तरीके से तालिबान से बातचीत करेगा या फिर संबंध हमारे बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपके नजरिए में भारत का अगला कदम क्या हो सकता है और भारत की कूटनीति क्या हो सकती है? देखिए भारत से व्यापारिक रिश्ते अफगानिस्तान के बहुत अच्छे थे। ड्राई फ्रूट का इंपोर्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता था, मेडिसिनल प्लांट का इंपोर्ट होता था, कुछ फ्रेश फ्रूट के इंपोर्ट भी होते थे। उस इंपोर्ट से यहाँ पर उन चीजों को सस्ते दामों में बेचा जा सकता था। प्लस भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे और तालिबान ने भी इस बात को हमेशा सपोर्ट किया। तालिबान भी कभी भारत के खिलाफ नहीं रहा। अभी जब आर्टिकल 370 अमेरिका कश्मीर से हटाया गया था, उस पर पाकिस्तान ने अपोज किया, लेकिन तालिबान ने उसको अपोज नहीं किया, बल्कि उसने सपोर्ट करते ये भी कहा था कि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कश्मीर में भारत बैठा है या पाकिस्तान बैठा है। और भारत से उसके रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। एक आध बार हालांकि खुल के न विरोध हुआ है न समर्थन हुआ है, लेकिन एक इंटरनल रिलेशन जो है वो मजबूत बने हुए हैं। भारत के खिलाफ तालिबान बोलता भी नहीं है और बहुत फेवर में भी नहीं रहता है। तो अभी तो सबसे पहली रणनीति भारत की है कि जो वहाँ लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से भारत लेकर के आए। उसके बाद तालिबान का अगला एक्शन क्या होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान की हमेशा टेढ़ी नजर रहती है। चाइना पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट करता है कि भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर अगर चाइना का कब्जा हो जाए या पाकिस्तान का कब्जा हो जाए तो उसका फायदा चाइना को मिलेगा। चाइना ज्योग्राफिकल रूप से भी मजबूत होगा और रणनीतिक रूप से भी मजबूत होगा और अमेरिका से लड़ने की स्थिति उसकी और मजबूत हो जाएगी। इसी के मद्देनजर वो भारत को दबाने के चक्कर में हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो ये सारी ऐसी रणनीतियां हैं या ऐसी स्थितियां हैं जिसको एग्जैक्टली एस्टिमेट कर पाना ये अभी भविष्य के गर्द में है। तो भारत फिलहाल अभी साइलेंट है,
भारत ने अभी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया जिससे वो तालिबान के सपोर्ट में हो या तालिबान के खिलाफ हो। हाँ, ये है कि अफगानिस्तान से उसके रिश्ते अच्छे थे। अभी जो प्राइमरली एक बयान आया था तालिबान की तरफ से कि भारत के उसके रिश्ते जैसे थे वो रहेंगे। अभी इंटरनेशनल फोरम पर भारत और तालिबान के कोई डायरेक्ट डायलॉग्स नहीं हुए हैं। ठीक है, दीपचंद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दीपचंद जी, आपसे समझना चाहूंगी, आपके मद्देनजर क्या होना चाहिए? क्या भारत को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए और किस कूटनीति के आधार पर भारत को इस पूरे संबंध स्थापित करने चाहिए? क्योंकि देखिए, दिलीप चंद जी कह रहे हैं कि तालिबान ने कभी भी हमारे खिलाफ वो नहीं हुआ और इस तरीके की चीजें नहीं होगी, लेकिन अगर भारत इस तरीके से वहां पर जाता है और अगर अफगानिस्तान में आतंक की स्थापना हो जाती है जिस तरीके से हम चीजें देख रहे हैं, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर पर भी सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान, चीन और रूस तो एक साथ है ही, और इसी के साथ साथ देखिए अब अगर तालिबान भी वहां पर अपना आतंक का गढ़ बनाता है अफगानिस्तान को, तो ये 4 लोग मिलकर जम्मू कश्मीर पर काफी बड़ा हमला कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैम, वहाँ का जो एक लीडर है उसने 82 या 84 के अंदर यहाँ ट्रेनिंग किया है, जो अभी वहाँ का खुफिया बना हुआ है। जी। आपको पता है कि वहाँ की सेना भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ट्रेनिंग लेती है। तो जिस देश का नमक खाया है उसका कुछ न कुछ तो स्वाभिमान रखेंगे ही, पहली बात तो। और दूसरा ये कि अगर अपने देश के अंदर राजकारण हैवी ना हो तो अपनी सेना बहुत सक्षम थी, है और रहेगी। अगर अपना देश या कोई भी देश कभी हारा भी है तो वो अपनों की वजह से हारा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सैनिक हमेशा जिताने का ही काम करते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक सैनिक होने के नाते ये बोलता हूँ कि अपने देशवासियों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम भले ही दिव्यांग क्यों ना हो चुके, जब तक हमारे शरीर के अंदर सांसें चल रही है, हमारी भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि कोई भी देश इस तरफ देखने के लिए 10 बार सोचेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका उदाहरण मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान 99 के अंदर बिल्कुल मजबूती से ऊपर बैठा हुआ था और हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हमें पता था कि हमारे 10 जवान शहीद होंगे तो पाकिस्तान का 1 होगा, फिर भी हमारे जोश और जुनून ने इसकी पूरी बाजी पलट दी थी। तो हमारे जो सैनिकों के अंदर जो जोश है ना, एक बार खाली आप हुकूमत की जरूरत रहती है। सैनिक कभी हारता है तो अपनों की वजह से ही हारता है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ बार बार, अगर सैनिकों को खुला छोड़ दिया जाए तो कोई भी, कितनी भी विदेशी ताकतें हैं, कितना भी आप ताकत लगा लो, मैं बता रहा हूँ हथियारों से ही जंग नहीं लड़ी जाती मैम। हथियार चलाने के लिए आपके अंदर जोश चाहिए। बिल्कुल। अभी आपको इतनी बड़ी मशीन गन या कोई AK-47 या कोई भी हथियार दे दिया जाए, आपके हाथ ही कांपने लग जाए तो उस हथियार का कोई काम नहीं है। अगर हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वो इतने जुझारू है और जाबाज हैं कि आपने अभी गलवान में भी देख लिया ना, निहत्थे हाथों से भी उन लोगों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यही बताना चाहता हूं कि हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी भारतीय सेना, हमारे CDS साहब भी यही बार बार बोलते हैं, हमारे रक्षा मंत्री भी यही बोलते हैं, और मैं खुद एक सैनिक हूँ और 99 का युद्ध सहभागी हूँ। तो मेरा खुद का भी यही मानना है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी नौबत हमारे देश के ऊपर नहीं आएगी। जहां राजकारण की बात है वो क्या कदम उठाते हैं, वो अभी जैसे अमेरिका ने भी ये किया तो वैसे भी हमारा हिंदुस्तान भी देख रहा है कि पहले दाएं बाएं देश क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। जो सर ने भी बोला है अभी कि चाइना के भी चाल हो सकती है कि भाई वहाँ काफी खनिज पदार्थ हैं अफगानिस्तान के अंदर। हर आदमी का अपना अपना लालच रहता है कि आज आप देखिए कि जो बंदे बोलने वाले थे, चाहे वो अपना जो कौन से बोलते हैं आप लोग, जो नरसंहार कितना हो रहा है हमारे अंदर, मानवता वाले आज कोई भी बोल नहीं रहा है। अपने भी बहुत बंदे आवाज उठाते थे और देशों के लिए कि ये हो गया, लेकिन आज उनके लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। तो सबसे पहले तो इंसानियत, वो भी इंसान है जैसे भी हैं, लेकिन है तो इंसान, वहाँ के अफगान नागरिक। बिल्कुल। और यहाँ पर आने के लिए भी सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ हम शरण तो दे रहे हैं, पहले हम लोगों ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दिया। वो जब आए थे तो एक बिल्कुल निवस्त्र, भूखे नंगे पांव सब कुछ आए थे, लेकिन आज वो अपना यहाँ पर हमारे से हक मांगने लग जाते हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमने ये देखना है कि जैसे बाकियों को हमने शरणार्थी दिया है, तो ज्यादा शरणार्थी आने से जो अपने बच्चों का, अपने भविष्य का, वो भी हम लोगों ने देख करके कोई भी कदम उठाना है कि भाई अगर बाहर से इतने आदमी आएंगे तो अपने आदमी कहाँ जाएंगे।
बिल्कुल, ये बात काफ़ी अहम देश कही है दीपचंद जी आपने, बिल्कुल, ये बातें सही है। दिलीप जी आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, दीपचंद जी ने एक काफ़ी अहम बात कही कि अगर देश हारता है, तो अपनों की वजह से हारता है और इसकी अगर हम बानगी समझें, तो देखिए अभी जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने एक फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो महिलाएँ हैं, जो महिला छात्र हैं, वो जो लड़कियाँ हैं, उनको पुरुषों के साथ कोएड स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया है और जो महिला अध्यापक है वो महिला शिक्षकों को ही पढ़ाएंगी, पुरुषों को नहीं पढ़ाएगी, अलग से उनके लिए स्कूल बनाए जाएंगे। और अब इसी को लेकर हमारे भारत के भी एक राजनीतिक जो नेता हैं, उन्होंने ये बयान जारी साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि भारत में भी जो गैर मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हैं, उनसे जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे महिलाओं को बचाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है। तो वही बात है कि अगर अपनों से ही हम हार जाएंगे तो आखिर कैसे दूसरों से लड़ेंगे। राजनीति यहाँ पर इसी मुद्दे पर हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मुस्लिम महिलाओं को बचाना है तो उन्हें गैर मुस्लिम जो स्कूल है वहां पर ना पढ़ाया जाए और कोविड स्कूलों में ना पढ़ाया जाए। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मुस्कान जी, ये जो सारी बयानबाजी है उसके लिए मैं कानून को दोषी मानता हूँ। जी। आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान यहाँ बनाया गया तो भारतीय संविधान बना करके भारत को कानूनों से बांधा गया, लेकिन उस कानून में धार्मिक मान्यताओं को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे दी गई। धर्म की जो धार्मिक प्राथमिक धर्म का जो रूढ़िवादियाँ थी उनको संविधान में मान्यता दे दी गई। उस मान्यता की वजह से आज की डेट में स्थिति ये है कि जो धार्मिक चरमपंथ है, जो कट्टरपंथ है, वो कानून से ऊपर माना जाता है। बिल्कुल। उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि भारत में, हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। कोई शरीयत का लॉ नहीं, कोई खाप पंचायतों का डिसीजन नहीं, कोई फतवा नहीं, कोई किसी का आदेश नहीं। जो संविधान कहे, जो देश का कानून कहे, वो इस देश के हर नागरिक को मानना पड़ेगा। बिल्कुल। यही एक तरीका है जिससे आप राजनीति, देखिए राजनीतिक बयानबाजियां होती रहेंगी। जो लोगों ने राजनीतिक बयानबाजियां दी हैं उनको अफगान तक, तालिबान तक अपनी बात को पहुंचाना है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो पाकिस्तान है, कुछ लोगों को, भारत के हर मुसलमान को ये नहीं लगता है, लेकिन कुछ मुसलमानों को ये लगता है कि जो पाकिस्तान है, जो तालिबान है, वो उनका समर्थक है, उनका खैरख्वाह है, वो उनका जीवन यापन करेगा, जबकि ये सत्यता नहीं है, ये गलत है। ये सारी चीजें इस देश के अंदर न्यूसेंस पैदा करने की होती है, यहाँ जो भाईचारे का माहौल है उसको बिगाड़ने की होती है, और उसको तूल देते हैं कुछ चंद लोग जो राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि राजनीति में जब तक धार्मिक भावनाओं को भड़काया नहीं जाता है तब तक पोलराइजेशन नहीं होता है। पोलराइजेशन की स्थिति पैदा होती है तो वो सीट निकलती है। तो सारी की सारी कवायद, सारे का सारा भड़काऊ बयानबाजी एक सीट को जीतने के लिए, एक राजनीतिक माइलेज देने के लिए होती है। इन सारी चीजों को बंद करने का एक ही तरीका है कि देश के कानून में सख्ती कर दी जाए, देश के कानून में यूनिफॉर्मिटी ला दी जाए, और धर्म घरों में चले, लेकिन कानून के ऊपर धर्म नहीं होना चाहिए। कोई धार्मिक कानून देश के कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो धार्मिक कानून है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, वो आप अपने अपने संप्रदाय में, घरों में पूजा पाठ, अजान जो करना है वो घर के अंदर करिए। लेकिन जब समाज की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, तो वहां पर सिर्फ देश का कानून चलना चाहिए। इस बात को हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा। और जो वर्तमान सरकार है, देखिए भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आज नहीं करी जा रही है। जब संविधान रचा गया था तभी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र एक आर्टिकल में कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि इसको लागू किया जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें उस समय छोड़ दी गई थी, भविष्य में ये किया जाएगा। तो जो किया जाना चाहिए था, जो भारत के लिए बेनिफिशियल था, वो नहीं किया गया। जो बेनिफिशियल नहीं था उसका रास्ता निकाल के संविधान में उसको जगह दे करके उसको आगे बढ़ा दिया गया। जो जातिगत चीजें बढ़ा दी गई, रिजर्वेशंस को जातिगत तौर पे बढ़ा दिया गया, इन सब चीजों की जगह संविधान में नहीं थी, लेकिन उसका रास्ता राजनीतिक पार्टी ने राजनीतिक बेनिफिट के लिए निकाला। और जिन चीजों से देश को एक समान सूत्र में बांधा जा सकता था, एक यूनिफॉर्मिटी का शेप दिया जा सकता था, उन पर किसी राजनीतिक पार्टियों ने काम नहीं किया। उसका साफ ये था कि उनको राजनीतिक माइलेज नहीं मिलता। देश को जाति में बांट करके, अलग अलग जातियों पर अलग अलग प्रभाव दिखा करके, अलग अलग जातियों के अलग अलग नेताओं को निकाल करके आप वो राजनीतिक माइलेज दे सकते हैं। और उन्हीं राजनीतिक माइलेज को इंटरनेशनल फोरम पे ले जाने के लिए इस तरह की बयानबाजियां की जाती हैं, जिसका जिक्र भी आपने सही बातें कही आपने दिलीप जी। समय की कमी है इसलिए आपको रोकना चाह रही हूँ। दीपचंद जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी। अमेरिका ने जिस तरीके से बयान दिया है कि उसका मिशन सफल रहा, और अब अगर कोई सैनिक, अगर कोई नागरिक वहां से निकलना चाहता है तो उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा। उनके भाषण को किस तरीके से देखते हैं आप? कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, समय की कमी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मिशन कामयाब नहीं हुआ है। आपको पता है कि पहले सोवियत संघ की सेना भी हटी थी, उस टाइम माहौल कुछ और था।
आज माहौल कुछ और है। दोनों आप फर्क देख सकते हो। जब भी हारा है तालिबान में, वहां पर भी कश्मीर की तरह बिल्कुल एक अपने अपने पहनावा था। वहां पर भी फैशनबाजी के अंदर अफगानिस्तान बहुत मशहूर था। वहां पर भी आजादी थी, मतलब लड़कियों को कैसे भी। ये तो बाद में 90 के आसपास में जब दोबारा तालिबान आया तो उन्होंने बुर्का लागू कर दिया। नहीं तो वहां की महिलाएं भी जैसे हम लोग हमारे इंडिया में रह रहे वैसे बिल्कुल खुला रहते थे। बहुत अच्छा मिजाज था मतलब। और ये मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बोलता है कि मैं हारा हूं, मैं जीता हूं, अफगानिस्तान हमेशा, अफगानिस्तान की जो आवाम है वो हमेशा हारी है। जंग वहां पर बहुत देशों ने लड़ी है, हार जीत दोनों देशों की हुई है, मगर अब उस टाइम अफगानिस्तान बिल्कुल, ये बहुत सही बात है आपने दीपचंद जी कही है, क्योंकि पहले जिस तरीके से ये सोवियत संघ लागू था, उसके बाद उसको हटाया गया, काफ़ी अहम चीज़ें उसके बाद हुई है। बहुत-बहुत शुक्रिया दीपचंद जी और दिलीप जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा किया है और वहाँ के लोगों को अब जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर सीधे तौर पर अब ये साफ हो गया है कि किस तरीके से तालिबान की क्रूरता वहाँ पर देखने को मिल रही है।